Dear students, today we are on the lecture number 25, that is cogeneration of renewable power generation subject. What do you mean by cogeneration and what is the requirement or need for cogeneration? Now come to the first point, that is need for cogeneration. Thermal power plants are a major source of electricity supply in India. The conventional method of power generation and supply to the customer is wasteful in the sense that only about one-third of the primary energy fed into the power plant is actually made available to the user in the form of electricity as in figure. This particular figure is going to be shown in next slide. In conventional power plant, efficiency is only 35% and remaining 65% of energy is lost. यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कोजनरेशन की ज़रूरत क्यों है। बेसिकली यहाँ एग्जांपल दिया हुआ थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट इंडिया की मोस्टली रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय द बेस लोड प्लांट, दैट इज़ थर्मल पावर प्लांट्स। एंड थर्मल पावर प्लांट्स की जो एफिशिएंसी होती है वो करीब 34 to 35% से लेके मैक्सिमम 40% होती है। तो जो रिमेनिंग आपकी 65% से लेके 60% तक जो एनर्जी है वो वेस्ट जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो 60% एनर्जी वेस्ट जा रही है, उस एनर्जी को आप यूज़ करके और उसका कुछ यूटिलिटी करके इस ओवरऑल एफिशिएंसी को जब आप बढ़ा देते हो तो ये कहलाता है कोजनरेशन। मतलब एक साथ जो पहले प्लांट का एग्जॉस्ट है दैट हैज़ टू बी यूज्ड एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इसका ये मतलब होता है कोजनरेशन। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स की अपन एग्जांपल यहाँ पर दिया। थर्मल पावर प्लांट्स में जो ओपन सिस्टम होता है, जहाँ पर कंडेंसर नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो पानी जो बाहर निकलता है उसका टेम्परेचर करीब 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब उस 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को यदि हम बाहर छोड़ देंगे तो स्वाभाविक है कि इसकी जो हीट एनर्जी है वो वेस्ट जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली फ्लो इनटू द कैनाल्स और ए रिवर, वी शुड यूज़ दैट हीटेड वाटर टू समवॉट यूजफुल कंसेंट। कहने का मतलब ये है कि आप उस पानी को सप्लाई कर दें जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ में हमको हॉट वाटर की ज़रूरत है। तो ये यदि आप उसको यूज़ करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 65 या 60% आपका वेस्ट जा रहा था उसमें से आपने काफ़ी कुछ यूज़ कर लिया। तो ये एक एग्जांपल है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कोजनरेशन। ये आपको इस फिगर से क्लियर हो जाता है। जैसा कि एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ये फ्लू गैस डस्ट रिमूवल सिस्टम है। बॉयलर में कंबशन के बाद जो फ्लू गैसेस रहती है जिसका टेम्परेचर एयर प्री हीटर के बाद करीब 90 डिग्री के आसपास होता है, और हम उसको फिर ESP से होते हुए बाहर चिमनी में निकाल देते हैं। 350 डिग्री के आसपास होता है। जब वो बाहर जाती है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं एयर प्री हीटर में, और जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है उसको गर्म करके हम मिल में भेज देते हैं, ताकि मिल में जो गर्म हवा प्लस पल्वराइज्ड कोल है दैट हैज़ टू बी मिक्सड विथ हॉट एयर एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पल्वराइज्ड फ्यूल। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, उसको जो एग्जॉस्ट गैसेस का जो टेम्परेचर था उसको यूज़ कर लिया। तो ये भी एक कोजनरेशन का एग्जांपल है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हमको ये कोजनरेशन का मीनिंग और उसके डिफरेंट डिटेल्स यहाँ पर देखना है। द मेजर सोर्स ऑफ लॉस इन द कन्वर्जन प्रोसेस इज द हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग वाटर और एयर ड्यू टू इनहेरेंट कंस्टेंट ऑफ द डिफरेंट थर्मोडायनामिक cycles employed in the power generation. Also, further losses of around 10 to 15% are
associated with the transmission and distribution of electricity in the electrical grid. Now, principle of cogeneration. Cogeneration or combined heat and power is defined as the sequential generation of two different forms of useful energy from a single primary energy source, typically mechanical energy and thermal energy. Mechanical energy may be used either to drive an alternator for producing electricity or rotating equipment such as motor, compressor, pump, or fan for delivering various services. Thermal energy can be used either for direct process application or for indirectly producing steam, hot water, hot air for dryer, or chilled water for process cooling. Cogeneration provides a wide range of technologies for application in various domains of economic activities. The overall efficiency of energy used in cogeneration mode can be up to 85% and above in some cases. यहाँ पर एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उसके पहले आप ये समझ लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इन द स्कीम shown in figure, this was the figure, an industry requires 24 units of electrical energy and 34 units of heat energy. Through separate heat and power route, the primary energy input in power plant will be 60 units. If a separate boiler is used for steam generation, then the fuel input to boiler will be 40 units. यहाँ पर आप देखिए, ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिसिटी जो अपन को 24 यूनिट्स चाहिए थी, आपका इनपुट 60 है तो ये 40% हो गया. इस तरीके से बॉयलर इनपुट 40 है तो इफ़ द प्लांट हैड कोजनरेशन, अब हम एक काम करते हैं कि इसको कोजनरेशन मोड में चलाते हैं. देन द फ्यूल इनपुट विल बी ओनली 68 यूनिट्स, 24 + 34 डिवाइडेड बाई 0.85 to meet both electrical and thermal energy requirement. It can be observed that the losses, which were 42 units in the case of separate heat and power, has reduced to 10 units in cogeneration mode. यदि हम दोनों को इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंटली चलाने की बजाय कोजनरेशन मोड में चलाते हैं तो हमको 10 यूनिट की जो है वो बचत हो जाती है. तो इस एग्जाम्पल से आपको कोजनरेशन का काफ़ी मतलब समझ में आ गया होगा. नाउ वी कम टू द in continuous with the next slide. Along with the saving of fossil fuels, cogeneration also allows to reduce the emission of greenhouse gases, particularly carbon dioxide emission. The production of electricity being on site, the burden on the utility network is reduced and the transmission line losses eliminated. तो ये सब एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो कि आपके थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड है या किसी भी प्लांट से रिलेटेड है. कोयला पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बढ़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन बढ़ जाएगा और उससे आपके इलेक्ट्रिसिटी बीइंग ऑन साइट जो डिफरेंट एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स हैं उन पर बर्डन बढ़ जाता है. कोजेनरेशन मेक सेंस फ्रॉम द बोथ मैक्रो एंड माइक्रो परस्पेक्टिव. At the macro level, it allows a part of financial burden on the national power utility to be shared by the private sector. In addition, indigenous energy sources are conserved. At the micro level, the overall energy bill of the user can be reduced, particularly when there is a simultaneous need for both power and heat at the site, and a rational energy tariff is practiced in the country. Now, technical options for the cogeneration. Cogeneration technologies that have been widely commercialized included extraction, back pressure steam turbines, gas turbine with the heat recovery boiler,
or with or without bottoming steam cycle and reciprocating engines with heat recovery boiler. Steam turbine cogeneration systems. The two types of steam turbine most widely used are back pressure and extraction. Another variation of the steam turbine topping cycle cogeneration system is the extraction back pressure turbine that can be employed where the end users need thermal energy at two different temperature levels. The full condensing steam turbines are usually incorporated as sites where heat rejected from the process is used to generate power. हीट कंडेंसिंग साइट मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कि कमर्शियली पावर जनरेशन के लिए आप यूज़ करते हो, वहाँ पर आप कंडेंसर के थ्रू स्टीम को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू वाटर, देन पंप थ्रू ए बॉयलर फीड पंप अगेन टू द बॉयलर ड्रम. बट जब हमको को जनरेशन में यूज़ करना है तो हम उसको उतने नीचे टेम्परेचर तक लेके नहीं जाते, उसके पहले ही हम स्टीम को बाईपास करके दूसरी प्रोसेस में डाल देते हैं. The specific advantage of using steam turbine in comparison with other prime movers is the option for using a wide variety of conventional as well as alternative fuels such as coal, natural gas, fuel oil and biomass. The power generation efficiency of the demand for electricity is greater than 1 megawatt up to a few hundreds of megawatt. Due to the system inertia, their operation is not suitable for sites with intermittent energy demand. यह आपको ब्रेक प्रेशर टरबाइन और एक्सट्रैक्शन कंडेंसिंग टरबाइन दिख रही है. इसमें मैं डिफरेंस समझा देता हूँ. जो फर्स्ट वाली है बैक प्रेशर टरबाइन, इसमें क्या होता है कि टरबाइन में स्टीम के एग्जॉस्ट होने के बाद इट इज़ नॉट टू बी सेंड टू दी कंडेंसर टू कन्वर्ट इनटू वाटर टू पंप अगेन टू दी बॉयलर. यहाँ पर हम क्या करते हैं, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट होता है उसको हम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए भेज देते हैं और उसको कंडेंस नहीं करते हैं, मतलब वो पानी में कन्वर्ट नहीं होती है. So this is all about the steam turbine cogeneration systems. Now come to the gas turbine cogeneration systems. Gas turbine cogeneration systems can produce all or a part of the energy requirement of the site, and the energy released at high temperature in the exhaust stack can be recovered for various heating and cooling applications as in figure. यहाँ पर stack मतलब चिमनी है. Though natural gas is most commonly used, other fuels such as light fuel oil or a diesel can also be employed. The typical range of gas turbines varies from a fraction of megawatt to around 100 megawatt capacity of the turbines. This is the basically schematic diagram of gas turbine cogeneration. यहाँ पर जो एग्जॉस्ट है इसको आप या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या फिर थ्रू वाटर उस हीट को आप स्टीम बना सकते हैं और उसके बाद उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं. On the other hand, if more power is required at the site, it is possible to adopt a combined cycle that is combination of gas turbine and steam turbine cogeneration. इस पर्टिकुलर कोजनरेशन सिस्टम जिसको हम कंबाइंड साइकिल बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज में एग्जॉस्ट होने के बाद जो हीट मिलती है या तो उसको हम डायरेक्टली यूज़ करके थर्मल टरबाइन मतलब स्टीम बना के टरबाइन को घुमाते हैं, या फिर उसके हम साथ एडिशनल कुछ बगास वगास जला के यदि हमको हीट की रिक्वायरमेंट कम रहती है तो एडिशनल हीट प्रोवाइड करके फिर हम उस पर्टिकुलर लेवल की हीट जनरेट करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके फिर हम
स्टीम टरबाइन को रन करके जनरेटर से कपल्ड करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. Steam generated from the exhaust gas of the gas turbine is passed through a back pressure or a extraction condensing steam turbine to generate additional power. जैसा मैंने आपको बताया, the exhaust or the extracted steam from the steam turbine provides the required thermal energy. Now third is reciprocating engine cogeneration system. This is basically known as internal combustion engines, that is IC engines. These cogeneration systems have high power generation efficiencies in comparison with other prime movers. There are two sources of heat for recovery: exhaust gas at high temperature and engine jackets cooling water system at low temperature, as in figure. As heat recovery can be quite efficient for small systems, these systems are more popular with smaller energy consuming facilities, particularly those having a greater need for electricity than thermal energy and where the quality of heat requirement is not high, that is low pressure steam or hot water. इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख रहे हो रेसिप्रोकेटिंग इंजन कोजनरेशन सिस्टम है. इसमें भी एग्जॉस्ट जो हीट है उसको हम आइदर वी शुड गो फॉर द एनी स्टीम यूटिलाइजेशन और हीट यूटिलाइजेशन, या फिर उस हीट को हम यूज़ करते हैं स्टीम बनाने में, या फिर हम पानी को गर्म कर लेते हैं और फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम एप्लीकेशन में दे देते हैं. Though diesel has been the most common fuel in the past, the prime movers can also operate with heavy fuel oil or natural gas. These machines are ideal for intermittent operation and their performance is not as sensitive to the change in ambient temperature as the gas turbine. इंटरमिटेंट ऑपरेशन मतलब ये मशीन पर्टिकुलरली जब या पीक लोड आता है या जब हमको लोड की ज़रूरत हो तब आप इसको रुक रुक के जब ज़रूरत हो तब यूज़ कर सकते हैं, ये है उसका मतलब. दो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन दीज मशीन्स इज़ लो, देयर ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर हाई ड्यू टू हायर वियर एंड टीयर. मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है. सो दिस ऑल अबाउट द कोजनरेशन सिस्टम्स. कितने टाइप के कोजनरेशन सिस्टम होते हैं, कोजनरेशन क्या होता है. बेसिकली कोजनरेशन एक सप्लीमेंट प्रोसेस होती है जो कि मेन प्रोसेस के बाद जो हीट हमारी बच जाती है उसको हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं कोजनरेशन सिस्टम. तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी था. एंड थैंक यू.